यदि शिक्षा की व्यवस्था करना है, उनकी शिक्षा के प्रश्न को ओन करना है, तो क्या करना चाहिए? क्या उपाय हो सकता है? ये विषय ऐसे मन में आया, मैंने ये आज नहीं आया है। अ, विगत कुछ महीनों से इस विषय का के ऊपर चिंतन और चर्चा तो चल रही है। तो पार्श्वभूमि ऐसी है कि देखो, देश पर ब्रिटिश आधिपत्य छा गया। ब्रिटिश आधिपत्य पहले तो राजकीय स्वरूप का था, फिर वह धीरे धीरे आर्थिक स्वरूप का भी हो गया। किंबहुना पहले तो आर्थिक स्वरूप का आधिपत्य होना, यही ब्रिटिशों की मंशा थी। परंतु उसको अच्छी तरह से जमाने के लिए राजकीय आधिपत्य भी हुआ, और यह आधिपत्य इतना अधिक गहरा हुआ कि वह केवल राजकीय तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटिशों को एक विशेष अनुभव भारत में हुआ। वैसे तो ब्रिटिशों ने अफ्रीकन अफ्रीकन देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी भूखंडों पर भी आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था और देशों को गुलाम भी बनाया था। परंतु वहां उनका अनुभव क्या था कि राज्य पर आधिपत्य जमाने से समाज पर भी आधिपत्य हो जाता है, और समाज को हम अपनी तरह से काम में ले सकते हैं अथवा उनको गुलामी में रख सकते हैं। परंतु भारत में उनका अनुभव कुछ अलग था। भारत में स्थिति ऐसी थी कि राज्य पर आधिपत्य हो जाने के बाद भी समाज तो स्वायत्त रहता ही था, समाज पर उनका आधिपत्य नहीं होता था, क्योंकि भारत में हजारों वर्षों से समाज स्वायत्त रहा है। राज्य समाज व्यवस्था की एक अंगभूत व्यवस्था है। राज्य द्वारा समाज संचालित नहीं होता, समाज के द्वारा राज्य संचालित होता है। अब ये तो ब्रिटिशों के लिए नई कल्पना थी, माने नया विषय ही नया था, ऐसा तो कभी उन्होंने देखा नहीं था। परंतु अनुभव ये आ रहा था कि राज्य पर आधिपत्य होने के बाद भी समाज पर उसका कोई परिणाम नहीं दिखाई देता था। समाज की जीवन शैली, समाज की सारी व्यवस्थाएं, उसमें आर्थिक व्यवस्था भी थी, उसमें सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, उसके जीवन मूल्य, उसकी मान्यताएं, उनका आपसी व्यवहार, उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता था। उद्योग धंधे वैसे ही चलते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें समाज पर भी आधिपत्य जमाना पड़ेगा। अकेले राज्य पर आधिपत्य जमाने से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने इसका उपाय सोचा शिक्षा के माध्यम से। उन्होंने देखा कि समाज के जीवन मूल्य, समाज की धारणाएं, समाज की रीति नीति, समाज की जीवन शैली आदि सब पर शिक्षा का प्रभाव होता है। शिक्षा से ही ये सब सुरक्षित रहते हैं, और शिक्षा को नष्ट करेंगे तो ये सब नष्ट होगा और हमारी व्यवस्थाएं चलेंगी। इसलिए उन्होंने शिक्षा यूरोपीय बनाने का प्रारंभ किया, और धीरे धीरे उसमें वे यशस्वी भी हुए। और 100 वर्षों के ऐसे प्रयास, लगभग 100 वर्षों के ऐसे उनके प्रयासों के बाद भारत में शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो गया। अंतर्बाह्य शिक्षा यूरो अमेरिकी बन गई, और उसके माध्यम से समाज पर भी ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया। माने जीवन शैली बदल गई, मानक बदल गए, आधुनिक किसको कहते हैं इसकी धारणाएं बदल गई, सुसंस्कृत पद्धति कैसी होती है, सभ्यता क्या होती है, ये सारा बदल गया। तो वेशभूषा, खान पान, उत्सव मनाने की पद्धति, अभिवादन,
जीवन मूल्य, दृष्टिकोण, ये सब धीरे 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 बदलता गया और भारत इंडिया बनता गया। और ये जब स्वतंत्र प्राप्ति हुई तो उस समय भारतीय भारत जो था वो ब्रिटिश भारत लगभग बन गया था। मैंने अर्थव्यवस्था पहले तो नष्ट भ्रष्ट हो गई, फिर से जब नए से बनने लगी तो यूरोपीय बनी। शिक्षा व्यवस्था जो पहले भारतीय थी वो नष्ट भ्रष्ट होकर नई बनी, वो यूरोपीय बन गई। समाज व्यवस्था, समाज की रीति नीति वो भारतीय जो थी उसको तो पिछड़ेपन का कलंक लग गया, अंधश्रद्धा का कलंक लग गया, रूढ़ि चुस्तता का कलंक लग गया, और भारत की प्रजा अशिक्षित है, पिछड़ी है, ऐसा उसके ऊपर कलंक लग गया। और उसके सुधार करने के लिए ब्रिटिश पद्धति, सामाजिक संबंध ये आत्मीयता के आधार पर नहीं परंतु करार के आधार पर बन गए। कायदे कानून 1860 में नई आईपीसीआई, इंडियन पिनल कोड आया तो कायदे कानून सब बदल गए, राज्य व्यवस्था की, शासन की, प्रशासन की पद्धति बदल गई। भारत में जो राजाओं का राज्य होता था उसके स्थान पर डेमोक्रेसी आ गई, तो राज्य व्यवस्था बदल गई, शिक्षा व्यवस्था पहले ही बदली थी, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदल गया और यूरोपीय हो गया। आज भारत भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति आदि सबके लिए बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी अंतर्बाह्य यूरोपीय अमेरिकन प्रभाव से मुक्त नहीं है। ये हम देख ही रहे हैं हमारे अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कौटुंबिक जीवन में, समाज के आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत अर्थार्जन करने में, कौटुंबिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में, राजकीय व्यवस्थाओं में, सर्वत्र अंतर्बाह्य यूरो अमेरिकी तत्व हमें दिखाई दे रहा है। ये तो एक आयाम हुआ। दूसरा क्या हुआ कि भारत में भी लोगों ने शिक्षा को भारतीय बनाने का प्रयास तो हम जानते हैं, अब ग्रंथमाला में पढ़ा भी है, 1866 से शुरू हुए। अब इसका मतलब है कि 150 पौने 200 वर्ष तो आज तक बीत गए हैं। बहुत समर्थ लोगों ने बहुत व्यापक रूप में शिक्षा को भारतीय बनाने का प्रयास तो किया है, जी जान से किया है, सब कुछ खर्च करके, परिश्रम करके, अध्ययन करके, सब कुछ करके किया है। परंतु अभी भी हम अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा भारतीय नहीं बनी है। केवल बाह्य रूप में नहीं तो हमारी मानसिकता, हमारा व्यवहार, हमारी व्यवस्था ये अब तक भी यूरोपीय ही बनी रही है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद प्रयास नहीं हो रहे हैं, आज भी प्रयास तो हो ही रहे हैं, परंतु मूल में जाने की अभी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। अरे मूल तक जाओ और ये सारा मूल में परिवर्तन पहले करो, बाद में बाकी सब होगा, ऐसा नहीं रहा है। अभी शिक्षा की व्यवस्था तो सरकार के हाथ में है। सरकार जब प्राइवेटाइजेशन करती है, गैर सरकारीकरण करती है, तो कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में चली जाती है। आज के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कथा क्या है, वो तो कॉरपोरेट सेक्टर ही चलाती है। तो सरकार राजकीय पद्धति से चलाती है, कॉरपोरेट सेक्टर आर्थिक पद्धति से चलाती है। और एक तरफ तो राज्य व्यवस्था के नियंत्रण में समाज का भला करने के लिए शिक्षा चलती है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में शिक्षा को एक इंडस्ट्री बनाकर, व्यापार बनाकर, आर्थिक दृष्टि से लाभ कमाने की दृष्टि से शिक्षा चलती है। धर्म के आधार पर और भारतीय संकल्पना के अनुसार, अध्यात्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर शिक्षा नहीं चलती है। ऐसा सब उल्टा हो गया।
ये तो दूसरा आयाम है। तीसरा, अनेक 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 संस्थाएं, संगठन, व्यक्ति शिक्षा को भारतीय बनाने की इच्छा से प्रयोग तो कर रहे हैं। जैसे अभी हम सुनते हैं गुरुकुलों की संकल्पना प्रयोग में भी आ रही है। जैसे पूर्ण प्रमिति अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। विद्या क्षेत्र स्वायत्त, अर्थनिरपेक्ष गुरुकुल, भारतीय ज्ञान पर आधारित ऐसा चल रहा है। गोतीर्थ विद्यापीठ चल रहा है। ये तो हम अपने आसपास के देख रहे हैं, परंतु देश भर में ऐसे प्रयास तो हो रहे हैं। आज से नहीं हो रहे हैं, कभी से हो रहे हैं। अनेक संगठन हम देख रहे हैं, संघ के सारे संगठन भारतीय शिक्षा का ही ध्येय लेकर काम कर रहे हैं। चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, श्री श्री रविशंकर, भारतीय शिक्षा बोर्ड, रामदेव महाराज का, दयानंद सरस्वती का, आदि सारे अनेक धार्मिक तत्व ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाली, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली, ऐसे अनेक संस्थाएं और संगठन शिक्षा के प्रयास तो कर ही रही है, और वे भारतीय शिक्षा का ही प्रयास कर रही है। तो भी हमारा अनुभव क्या है कि दिन प्रतिदिन शिक्षा औपचारिक दृष्टि से बाह्य रूप में भारतीय लगती हो तो भी अंतस्तत्व में भारतीय नहीं है। हाँ, एक है कि शिक्षा का प्रश्न जिंदा रहा है। हम 100% यूरोपियन नहीं बन गए हैं। ये जो प्रयास चल रहे हैं उनका फल और कोई मिलता हो कि न मिलता हो, शिक्षा का प्रश्न तो जिंदा रहा है। इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा तो जिंदा रही है कि शिक्षा को हमें भारतीय बनाना है। व्यवहार में बहुत अवरोध निर्माण हो रहे हैं, अड़चने बहुत आ रही हैं, फिर भी ये प्रश्न खड़ा तो रहा है। प्रश्न तो अभी है ही, और इच्छा भी है। हाँ, शिक्षा को भारतीय बनाना है, शिक्षा को भारतीय बनाना है। तो प्रश्न अनेक है। अब होता क्या है कि देश भर में हजारों की संख्या में भारतीय दृष्टि से विद्यालय चलने पर भी, गुरुकुल चलने पर भी, नए नए शुरू होने पर भी शिक्षा भारतीय नहीं हो रही है। तो अंदर 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 इच्छा जागृत है, प्रयास चल रहे हैं, आशा अपेक्षा की जा रही है, योजनाएं बन रही हैं, तो भी उसको यश नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? इसके ऊपर पुनरुत्थान विद्यापीठ बहुत चिंतन करता है, चर्चा में भी ये बात आती है। और एक बात है, शिक्षा के प्रश्न को समग्रता में ओन करने की जो दृष्टि है, वह दृष्टि अभी ग्राह्य नहीं हुई है, व्यवहार में ग्राह्य नहीं हुई है। शिक्षा के बारे में तात्विक चिंतन बहुत चलता है, योजनाओं के लिए भी चिंतन चलता है, परंतु योजनाएं अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो रही हैं, ऐसी योजनाएं बनती भी नहीं हैं। इसलिए हमें अब नए सिरे से विचार करना होगा। यहाँ तक के प्रयासों को देखकर, उनके अनुभवों में से सीखकर, उनकी कठिनाइयों से पाठ पढ़कर हमें नए सिरे से विचार करना होगा। और ये विचार जो है उसके दो आयाम हैं। एक, आमूल परिवर्तन की बात करो तो फिर मूल में जाकर विचार करो, और दूसरा, समग्रता में चिंतन करो। व्यवहार के योजना भी समग्रता में ही देखनी पड़ेंगी। ये दो हैं। अब मूल में जाना है तो आपको जीवन दृष्टि का अध्ययन करना पड़ेगा। जीवन दृष्टि के आधार पर हमारा ज्ञान का स्वरूप क्या बनता है, शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या बनता है, इसका विचार करना पड़ेगा। शास्त्रीय अध्ययन का विचार करना पड़ेगा। इसमें से 2-3 बातें आती है। भारतीय जीवन दृष्टि, सभी विषयों का समग्रता में विचार करेंगे तो अंगांगी संबंध,
और तीसरा है भारतीय शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति। ये तीनों बातें इतनी उपेक्षित रही हैं, लोग छोटे छोटे प्रयास करते हैं, वो हजारों की संख्या में होने पर भी परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, समग्रता में नहीं है और मूलगत भी नहीं है। तो इसको हम कहेंगे रिसर्च का क्षेत्र। तो आज रिसर्च का क्षेत्र तो बिल्कुल ही भारतीय नहीं है। सारे मानक और सारी प्रक्रिया, सारी पद्धति, सारे विषय, सारी दृष्टि अमेरिकन है, यूरोप भी नहीं, अमेरिकन ही है। हार्वर्ड और ये सारी इंस्टीट्यूट्स हमारे आदर्श हैं, उसके लिए उनका ही दबदबा भारत की यूनिवर्सिटीज में है। तो एक और हमें आमूल चिंतन, मूलगत चिंतन और अध्ययन करना होगा। दूसरी तरफ समग्र देश का विचार करना और देश के स्तर पर हम क्या करेंगे इसकी योजना बनानी होगी। हमारा सूत्र क्या होना चाहिए? चिंतन, योजना और क्रियान्वयन। अभी होता क्या है, हजारों प्रयोगों में क्रियान्वयन की बात से शुरुआत होती है। क्रियान्वयन के लिए योजना बनाओ, योजना के पीछे चिंतन करो, ऐसा अनुपात हो जाता है। होना क्या चाहिए? हमको दिशा बदलनी चाहिए। चिंतन करो, योजना करो और क्रियान्वयन करो। आपको ध्यान में आता होगा कि इसी को लेकर हमारी 60 वर्षों की योजना है। अब समग्रता में पूरे देश का एक साथ विचार करना है, तो हमें इसको एक व्यावहारिक सूत्र बनाना होगा। 140 करोड़ जनसंख्या के लिए हमें शिक्षा की योजना करनी है। तो योजना करनी है तो उसके पहले चिंतन और उसके बाद क्रियान्वयन, ऐसा ही होगा। तो अभी कैसे करना? चिंतन क्या कहता है? 140 करोड़ जनसंख्या के लिए यदि शिक्षा का विचार करना है तो आज की व्यवस्था तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। तो हमें कैसे करना? अब आज की व्यवस्था का यदि हम संदर्भ लें तो आज भी सरकार तो कह ही रही है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। कम से कम वह 14 वर्ष का व्यक्ति होने तक उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, वह कंपल्सरी है। और जिसको कंपल्सरी बनाया उसको फ्री भी करना ही पड़ता है, तभी तो वो कंपल्सरी होता है। अब ये भी हम कहेंगे कि देश का, समग्र देश का विचार करके ये काम होता है, परंतु इससे अधिक, संख्या से अधिक कोई विचार उसमें नहीं है। हमें यदि 140 करोड़ जनसंख्या की शिक्षा का विचार करना है, योजना करनी है, तो चिंतन क्या होना चाहिए? एक, सभी को एक जैसी शिक्षा नहीं हो सकती, हो नहीं सकती, इतना ही नहीं, आवश्यक ही नहीं है। उदाहरण के लिए अभी जो सर्व शिक्षा अभियान हाथ में लिया, या तो वो क्या लक्ष्य है? 100% लिटरेसी। ये तो हमारा आदर्श है। आया कहाँ से? यूनो से आया, यूनेस्को से आया, 100% लिटरेसी। अरे थोड़ा सा विचार करो तो लिटरेसी इज नो प्रॉब्लम, लिटरेसी इज नो एजुकेशन। ये तो शिक्षा नहीं हुई। शिक्षा होती है जीवन विकास के लिए। तो 140 करोड़ लोग कैसा जीवन जिएंगे? उनका जीवन उन्नत कैसे होगा? उनका जीवन तो, उन्नत जीवन के आयाम क्या है? सुखी होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए, सुसंस्कृत होने चाहिए और शांति से रहने वाले होने चाहिए, सौमनस्य होना चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। ये बातें लिटरेसी में कहाँ आती है? लिटरेसी तो अविश्वास के आधार पर ये है कि आपको हस्ताक्षर तो आने चाहिए करना, आपको इतना हिसाब तो करते आना चाहिए कि कोई आपको धोखा न दे। ये बातें, ये मानक ही अलग है। तो हम ये 5 बातें जो कही, 140 करोड़ जनसंख्या सुख, सुरक्षा, समृद्धि, संस्कार
ज्ञान और शांति, इतनी बातों में उन्नत जीवन जिए, इस प्रकार से होनी चाहिए, इन उद्देश्यों से होनी चाहिए। अब ये रहेंगे कैसे? तो सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, सबकी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती, सबके राष्ट्रीय जीवन में सबकी भूमिका एक जैसी नहीं होती, सबके काम एक जैसे नहीं होते। तो ये सारी बातें प्राप्त करने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार से प्रवृत्त होते हैं। इस फैक्टर को ध्यान में लेकर 140 करोड़ जनसंख्या को अगर वर्गीकृत हम करें तो क्या ध्यान में आता है? उसके आधार पर फिर शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो देश के 70, 75 से 80% लोग काम करते हैं, वो उद्योग करते हैं, कोई न कोई व्यवसाय माने उत्पादन का व्यवसाय करते हैं। उस ये उत्पादन क्यों आवश्यक है? जैसे जीवन में ये सारी बातें, सुख समृद्धि सुरक्षा आदि प्राप्त करनी है, तो दो बातों का, दो आयामों का विचार करना होगा। एक है संस्कृति, दूसरी है समृद्धि। अब समृद्धि में सुख, सुरक्षा, वैभव आदि सारी बातें आएंगी। संस्कृति में संस्कार, ज्ञान, शांति, ये सारी बातें आएगी। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। अगर समृद्धि नहीं है तो संस्कार कैसे होंगे? संस्कारों की रक्षा कैसे होगी? सुरक्षा, प्राणों की सुरक्षा ही नहीं होगी। अगर सौमनस्य नहीं है, एक दूसरे के साथ आत्मीयता के संबंध नहीं है, तो सुरक्षा कैसे होगी? तो ज्ञान कैसे विकसित होगा? संस्कृति कैसे पनपेगी? और ये सारा नहीं होगा तो सुख कैसे मिलेगा? तो ये सभी साथ में होने के लिए समृद्धि और संस्कृति, दो बातों पर विचार करना होगा। समृद्धि का अर्थ है भौतिक सामग्री बहुत चाहिए, इसके लिए व्यापार धंधे चाहिए, इसके लिए उद्योग चाहिए, उत्पादन की व्यवस्था चाहिए। भौतिक समृद्धि तो उत्पादन करने से मिलती है, उसके लिए अधिक संख्या में लोगों को काम करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। तो 70% लोग तो उत्पादन करेंगे, उनको शास्त्रों की शिक्षा नहीं चाहिए, उनको लेखन और पठन की पुस्तकों की शिक्षा नहीं चाहिए, उनको आध्यात्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं चाहिए, वेदों की शिक्षा नहीं चाहिए, उनको खेतों में काम करने की शिक्षा चाहिए, खेती करना आना चाहिए, उनको फर्नीचर बनाना आना चाहिए, उनको भवन बनाना आना चाहिए, रास्ते बनाना आना चाहिए, पुल बांधना आना चाहिए, उनको शस्त्र संचालन आना चाहिए, शस्त्र बनाने की शिक्षा चाहिए। लेखन पठन का इसमें कोई रोल नहीं है, वेद पाठ का इसमें कोई भूमिका नहीं है। हाँ, इनको जीवन मूल्य चाहिए, धर्म उनके व्यवसाय में ओतप्रोत होना चाहिए, संस्कार उनके संपूर्ण व्यवहार में झलकना चाहिए, भारतीय जीवन दृष्टि उनको ऐसी प्राप्त होनी चाहिए कि वे धरती को माता माने, नदी को माता माने, अपने औजारों को ही अपने स्वजन माने, ऐसी जीवन दृष्टि विकसित होनी चाहिए। ये जीवन दृष्टि कैसे विकसित होगी? ये शिक्षा का प्रश्न है। उनको अपने उद्योग कैसे अच्छी तरह से करना आएगा, जिससे उत्कृष्टता, विपुलता, गुणवत्ता और नियत, अच्छी देने वाली नियत, सबका पोषण करने वाली नियत बने, ये देखने का काम शिक्षा का है, करने का काम उनका है। व्यापार वाणिज्य, इसके लिए भी कोई विद्यालय में जाकर 1, 2, 3, 4 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आज 100% लिटरेसी वाला सिद्धांत तो हमको छोड़ना पड़ेगा। 100% जीवन जीने की शिक्षा, ये सिद्धांत हमको
पकड़ना पड़ेगा। परंतु ये 100% की बात है, 100% लोगों में ये दृष्टि चाहिए, 100% लोगों का विचार करना चाहिए। अगर इतिहास में देखेंगे तो भारत में 100% लोग शिक्षित थे। हाँ, निरक्षर बहुत थे। निरक्षर तो गणेश जी ने लिपि खोजी, उसके पहले वेदों के मंत्रों के दर्शन करने वाले भी निरक्षर थे। उनको कहाँ लिखना पढ़ना आता था? तो लिखने पढ़ने में तो शिक्षा नहीं है, अक्षर लेखन में नहीं है। तो ये सारा छोड़ना होगा और नए सूत्र गढ़ने होंगे। सबको शिक्षा, इसका मतलब है सबको जीवन जीने की शिक्षा, सबको सुखी समृद्ध होने की शिक्षा, ऐसा विचार करना होगा। तो फिर पहले अर्थकरी शिक्षा, अर्थकरी शिक्षा 70% लोगों के लिए अनिवार्य है और वह उत्पादन के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से होनी चाहिए। ये पहली बात हुई। उस दृष्टि से शिक्षा की योजना करो। ये कहाँ कहाँ दी जाएगी ऐसी शिक्षा? इसके लिए आज जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल नहीं चलेगा। आज प्राथमिक विद्यालयों का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। उसके लिए अलग से विद्यालयों की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसकी झलक हमको गुरुकुल संकल्पना में कुछ मात्रा में मिल रही है। तो विद्यालयों के स्वरूप, विद्यालयों के प्रकार, विद्यालयों का दर्शन, ये सब हमको नई पद्धति से देखना पड़ेगा, करना होगा। एक तो ये है। अब इसमें वाणिज्य भी साथ में जुड़ा रहेगा। 5% लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। 5 कहो, 7 कहो, 10% कहो, 10% करेंगे ना तो भी 14 करोड़ लोग हुए। आज भी देश, हम पहले ही दिन से छात्रों को विद्यालय की शिक्षा देना शुरू करते हैं और वेद मंत्र भी और गीता के श्लोक भी और सब पढ़ाते हैं। ये सब मिलकर क्या 14 करोड़ लोग आज भी होते होंगे क्या? 10% माने आज भी नहीं हो रहे हैं। तो नई व्यवस्था में 5-7 अधिकतम 10% लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करना है। उनकी प्रारंभ से ही शास्त्रों के अध्ययन की दिशा में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही होनी चाहिए। वास्तव में यूनिवर्सिटी एजुकेशन का स्वरूप तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन 10% के लिए ही ऐसा होगा। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन तो करना है, परंतु अधिक महत्व की बात जो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वह शास्त्रों की युगानुकूल पुनः प्रस्तुति की बात करना होगा। अभी देश शास्त्र निष्ठ लोग तैयार नहीं है। अभी हुआ ऐसे है कि ज्ञान की परंपरा, भारतीय ज्ञान की परंपरा 2500 वर्षों से खंडित हो गई है। जब परंपरा जीवित रहती है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा परिवर्तन चाहिए, तो जैसा रूपांतरण चाहिए वैसा होता ही रहता है। परंतु लगभग चाणक्य के बाद परंपरा आगे नहीं बढ़ी। चाणक्य ने भी तो अर्थशास्त्र की प्रस्तुति में अपना योगदान किया है। इसका मतलब क्या है? अपने समय के लिए उन्होंने प्राचीन शास्त्रों की युगानुकूल प्रस्तुति की है, तभी तो नए ग्रंथ, नए शास्त्र ग्रंथ बनते हैं, तभी तो नई विचारधाराएं भी उत्पन्न होती हैं, निर्माण होती है। परंतु जब परंपरा खंडित होती है तो हमारे सारे शास्त्र ग्रंथ अप्रासंगिक बन जाते हैं। अब इतना लंबा काल बीता है कि शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति का विचार भी नहीं आता,
कल्पना भी नहीं आता। ये बहुत बड़ा साहसिक काम आज करने की आवश्यकता है। ये कौन करेगा? तो ये 10% शास्त्रों का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं वो करेंगे। और इन 10% लोगों में ऋषि चाहिए, विद्वान चाहिए और आचार्य चाहिए, कुलपति चाहिए। कुलपति और आचार्यों का काम क्या है? व्यवस्था करना, निर्णय करना कि किसको कैसी शिक्षा आवश्यक है, कहाँ कब किस पद्धति से शिक्षा देना आवश्यक है। ये काम आचार्यों का है, ये काम कुलपतियों का है। विद्वानों का काम अध्ययन करने का है, ऋषियों का काम दर्शन करने का है, माने वो मौलिक चिंतन करने का है और नए शास्त्र निर्माण करके सब तक पहुंचाने की व्यवस्था करना है। आज देश में यह विभाग जो है वह है ही नहीं, नदारद है। अब ये जब तक नहीं है, ऋषि नहीं, विद्वान नहीं, कुलपति नहीं, आचार्य नहीं, तो फिर शिक्षा तो अनाश्रित हो ही जाएगी। 140 करोड़ में से 14 निकाल दो तो 126 करोड़ लोग बनते हैं, उनकी शिक्षा अनाश्रित हो जाती है। इसलिए दूसरा काम तो ये करना है। ये 140 करोड़ देश के लिए 14 करोड़ लोग। अब 14 करोड़ माने 14 करोड़ नहीं, 14 करोड़ 10 लाख भी नहीं, 13 करोड़ 90 लाख भी नहीं, ऐसी गिनती नहीं करना। मोटा मोटी 10%, 8% भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बीच का जो काल, बीच के जो वर्ग हैं वह शास्त्रों के क्रियान्वयन की दिशा में काम करेंगे। क्रियान्वयन की दिशा में माने राज्य चलाना, अर्थव्यवस्था चलाना, समाज व्यवस्था चलाना, सबका शिक्षण करना, प्रबोधन करना, और ये सब अंतिम व्यक्ति तक ये सब पहुंचना, उसके लिए प्रवास की योजना करना, उसके लिए लोक शिक्षा की चिंता करना, ये सारी बातें करना। और इसी में हमारी लोक शिक्षा का विभाग होना चाहिए, जो हमारे चिंतन सत्रों में व्यास विद्यापीठ के रूप में हमने सुना। तो ये जो 70-75% की शिक्षा का प्रश्न है, उसमें 2 प्रकार हैं, 2 आयाम हैं। एक प्रत्यक्ष काम करने की शिक्षा और दूसरा संस्कृति, धर्म, जीवन मूल्य आदि के आधार पर उचित व्यवहार और मानसिकता बनाने की शिक्षा। ऐसे 2 प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तो काम करने की शिक्षा जो है वो खेती का काम खेतों में होगा, तो कृषि गुरुकुल या कृषि विद्यापीठ खेतों में चलेगा, कारखानों में चलेगा, कारखाने का स्वरूप उसके अनुसार होगा। निर्माण करने का काम वो निर्माण करने वाली संस्थाओं में चलेगा। तो उद्योग भी होगा, उद्योग की शिक्षा भी होगी, उत्पादन भी होगा, उत्पादन की शिक्षा भी होगी। माने जो भी हमारी विद्याएं हैं, जो भी कलाएं हैं, जो भी कौशल के कार्यक्रम हैं, जो भी भौतिक निर्माण करना है, और जो भी विद्याएं माने ये भौतिक नहीं है, ऐसी विद्या है जैसे योग विद्या है, ये भौतिक विद्या नहीं है। संगीत विद्या भौतिक विद्या नहीं है। वैद्यक शास्त्र ये केवल भौतिक नहीं है, वो तो प्राण रक्षा का शास्त्र है। ये सब कामकाज भी चलेगा और शिक्षा भी चलेगी। बिना शिक्षा के कामकाज नहीं, बिना कामकाज के शिक्षा नहीं। ऐसी व्यवस्था, तो काम करने की व्यवस्था तो इस प्रकार की होगी। परंतु इन सबको दृष्टि देने का काम, इन सबको धार्मिक सांस्कृतिक आधार देने का काम ये लोक शिक्षक करेगा। ये व्यास परंपरा है लोक शिक्षा की। ये एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा का ही काम करता है, परंतु लोक शिक्षा का काम करता है। इसमें सारा मीडिया भी सम्मिलित है,
क्योंकि मीडिया तो लोक शिक्षा का माध्यम है, आज शिक्षा का माध्यम रहा नहीं। अत्यंत प्रभावी माध्यम तो है, परंतु वह शिक्षा का माध्यम नहीं है, वह व्यापार का माध्यम है और लोगों की काम वृत्ति बहकाने के लिए वो उपयोग में आता है। तो ये जो संयमित उपभोग है, सुसंस्कृत उपभोग है, इसकी दृष्टि देने का, उसका व्यवहार सिखाने का, ऐसा मानस तैयार करने का एक लोक शिक्षा की व्यवस्था करने वाला बहुत बड़ा विभाग संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए। तो ये 70-80% लोगों की दो प्रकार के, इसको हम धर्म और संस्कृति के खाते में डालेंगे, जो जीवन दृष्टि, जीवन मूल्य जो सिखाती है कि जब तुम खेती करते हो तो तुम्हारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, एक तो धरती माता होनी चाहिए और गाय और बैल और ये सब स्वजन होने चाहिए, और साथ में तुम इतने अनाज का उत्पादन इसलिए करते हो कि आसपास के लोगों की भूख का इलाज हो सके, उनके लिए तुम अन्न का उत्पादन करते हो, तुम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो अपने काम को सेवा की दृष्टि से देखो, समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए इसके प्रयोजन से तुम काम करते हो, ये देखो, ये दृष्टि देने का काम। ऐसी दो प्रकार की शिक्षा हुई, एक समृद्धि निर्माण करती है, दूसरी समृद्धि को संस्कृति का आधार देती है। तो ये दो बातें हुई। तीसरी बात है, हमारी समाज व्यवस्था ये कुटुंब केंद्री है, तो आजीवन शिक्षा का विचार करो। ये तो लोक शिक्षा है, वो अत्यंत व्यापक रूप में सभी के लिए शिक्षा, ये है सभी के लिए शिक्षा में। अभी मैं फिर से बता रही हूं कि समृद्धि निर्माण करने की शिक्षा और जीवन दृष्टि से अपने कार्य को ओतप्रोत करने की शिक्षा, ऐसी तो समाज क्षेत्र की है, माने व्यापक रूप में है, परंतु एक एक व्यक्ति को आजीवन ये दोनों प्रकार की शिक्षा मिलती रहे और आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार उसमें वो भिन्न भिन्न रूप धारण कर सके, इसलिए कुटुंब शिक्षा ये तो 100% लोगों के लिए है। समाज शिक्षा भी 100% लोगों के लिए है, परंतु समाज शिक्षा ये समृद्धि और संस्कृति दोनों का संतुलन बनाने वाली, समृद्धि के लिए संस्कृति का आधार निर्माण करने वाली, और कुटुंब शिक्षा आत्मीयता संपूर्ण विश्व के संबंधों में बनाए रखने वाली, एक एक केंद्र में दी जाने वाली ऐसी शिक्षा है। संपूर्ण आजीवन शिक्षा, जीवन विकास के लिए शिक्षा, ऐसी कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ हुई है। एक एक कुटुंब में धर्म और संस्कृति की रक्षा हो, परंपरा की रक्षा हो, और समृद्धि और संस्कृति दोनों ही बने रहे और जीवन भर चलते रहे, और आजीवन माने गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक, और पूर्व जन्म, यह जन्म और आगे का जन्म, ऐसी व्यक्ति की शिक्षा हो, इस प्रकार की व्यवस्था ये तीसरा आयाम है। इसलिए हमने कुटुंब शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा और लोक शिक्षा, इसे 3 विभाग बनाए। एक जो गुरुकुल की शिक्षा है, माने विद्या केंद्र की शिक्षा है, उसका आधार शास्त्रों का अध्ययन है। लोक शिक्षा का आधार है वो समृद्धि निर्माण करने के लिए और उसका आधार संस्कृति को बनाने के लिए है, और कुटुंब शिक्षा एक एक व्यक्ति का जीवन विकास कैसे हो और वह एक बाइंडिंग फोर्स कैसे बने। माने संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम जब कहते हैं, तब आत्मीयता के संबंध के आधार पर संपूर्ण विश्व एक हो, परंतु उसका प्रारंभ कुटुंब से हो। व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े
और फिर उसकी विभिन्न इकाइयां बनकर कुटुंब कुटुंब कैसे जुड़े, जाति जाति कैसे जुड़े, राष्ट्र राष्ट्र कैसे जुड़े, इकाइयां बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती हैं, परंतु बाइंडिंग फोर्स एक ही रहता है। और उस बाइंडिंग फोर्स को खाद पानी देने का काम कुटुंब में होता है। इस प्रकार से 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा के प्रश्न का हल निकालने के लिए प्रयास करना, ये हमारी शिक्षा योजना का अंग है। इसलिए हम इसको समग्र शिक्षा योजना कहते हैं। अब ये समग्र शिक्षा जो है इस प्रकार की, इसके लिए हमें विश्लेषण कर करके चरणों में तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी योजना तो करनी ही होगी। कार्य योजना किए बिना तो ये काम होता नहीं। तो पहला है हमारा विजन। हमारा विजन क्या? तो समग्रता में सोचो और संपूर्ण देश का विचार करो। देश हमारे लिए यूनिट है। यूनिट क्यों है? क्योंकि हर राष्ट्र को यूनिट के रूप में अपनी भूमिका निभाना है। तो भारत नाम के राष्ट्र को यूनिट मानकर विचार करो शिक्षा का, और फिर यह यूनिट बाकी सारे विश्व में जितने भी यूनिट हैं उनकी चिंता करेगा, उनको संस्कार देगा, संस्कृति देगा, और अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है उसका मार्गदर्शन करेगा। ऐसा जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, बीच में अवरोध आएंगे उनको दूर करेगा। ऐसी योजना करनी चाहिए। तो पहला है विजन, कि देखो इसको कि ये कैसे क्या क्या होना है, ये देखो। दूसरा है कार्य योजना करो। तो उसके लिए तो दीर्घावधि का विचार करना होगा। दीर्घावधि का विचार किए बिना समग्रता में इतने बड़े पैमाने पर हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी कार्य योजना लंबी होगी। और फिर डेक्स्टरसली, और फिर सोच समझ कर छोटे छोटे यूनिट्स चलाओ। आज भी छोटे छोटे यूनिट्स तो चलते ही हैं, देश भर में चलते हैं, परंतु समग्रता का चिंतन नहीं होने के कारण से, समग्रता का विजन नहीं होने के कारण से एक एक यूनिट स्वतंत्र रूप में कार्य तो करते हैं, परंतु स्वतंत्र होने पर भी संपूर्णता आनी चाहिए, उसमें समग्रता आनी चाहिए, वह नहीं आती। तो एक एक यूनिट में क्रियान्वयन के स्तर पर तो एक एक यूनिट होगा, परंतु उस यूनिट को समग्रता का विजन और संपूर्णता की कार्य योजना, ये दोनों ही बातें करनी होंगी। इसलिए मैंने 2-4 सूत्र ही बताए हैं। एक एक सूत्र का विस्तार हमको धीरे धीरे करके करना होगा और समझना होगा, तभी जाकर ये समस्त देश के लिए समग्र शिक्षा योजना का विचार हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं यहाँ रुकती हूँ। कितना समय हुआ पता नहीं है, कि अब अपनी बात रखने के लिए यह सत्र खुला है। 11 मिनट हैं अभी। अरे बाप रे, सॉरी। मैंने 4 मिनट ज्यादा ले लिए। ताई, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ताई, हमने जो अर्थकरी शिक्षा और 70% लोगों को विद्यालयीन शिक्षा ऐसा या शास्त्र शिक्षा इसकी आवश्यकता नहीं है, उनको अर्थकरी शिक्षा की आवश्यकता है। तो 70% लोगों के लिए अर्थकरी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। हाँ, ये व्यवस्था भी मैं बीच में बोलती हूँ जी। अर्थकरी शिक्षा तो 100% लोगों के लिए होनी चाहिए जी। क्यों, सबको ही खाना पीना तो है ना, परंतु अर्थोत्पादन करने वाली शिक्षा है
वो 70% लोगों को। जी बाकी के लोगों को भी अर्थ तो मिलता ही है, आचार्यों को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन उनका माध्यम है भिक्षा। जो अपाहिज है उनको भी चाहिए, उनका माध्यम है दान, समाज से जो दान मिलता है वो, इसलिए दूसरे करेंगे। अ, आप समझ तो रही हैं और आपकी बात भी मैं समझ रही हूँ। अब आप बोलो। जी ताई 70% लोगों के लिए। हाँ, तो ताई वो मैंने ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी हम्म, शिक्षा योजना के लिए कि हाँ, अर्थ करी हम्म, मैंने हाँ, इम्पैक्टिंग अर्थोत्पादन, हाँ हाँ, इम्पैक्टिंग तो हमारी जो शास्त्रों की शिक्षा है बिकॉज क्योंकि मार्गदर्शन उनको करना है हाँ, हाँ, लेकिन क्रियान्वयन मार्गदर्शन के आधार पर क्रियान्वयन तो इन 70-75% लोगों को करना है बिल्कुल, बिल्कुल ना करना और है। हाँ और इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो हाँ, ये जो और हम ये भी बोलते हैं कि एक मैंने किसानी तो खेत में ही जाके सीखी नहीं जाएगी होगी, हाँ, हाँ, तो जब हम तो हमको अर्थकरी शिक्षा प्रतिपादित करने वाले आचार्य भी चाहिए बिल्कुल चाहिए। तो जब हम अपनी आचार्य अध्ययन योजना का विचार करते हैं हम्म, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमारा बेस तो कॉमन ही है हम्म, हम्म, लेकिन किस प्रकार के लोगों को हम तैयार कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो आचार्य बनकर गुरुकुलों में हम्म, शिक्षा दें या कुलपति बने लेकिन ये तो 5 से 10% लोग ही होने वाले हैं होने चाहिए जी, आइडियल हाँ, सिचुएशन में तो हाँ, हमारी जो जब हम आचार्य अध्ययन योजना का विषय पे चिंतन हम्म, करें तो हमको हम्म, ऐसे आचार्यों को भी टारगेट करना है जो हम्म, अर्थकरी शिक्षा हम्म, के आचार्य बने बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो हम लोग आचार्य अध्ययन में जो कर रहे हैं, वो तो पहले चिंतन तो स्पष्ट करो, विजन तो स्पष्ट करो कि होना क्या चाहिए। अभी हम अ, कक्ष को केंद्र बनाकर, छात्रों को लक्ष्य बनाकर अध्ययन अध्यापन की पद्धति और विषय वस्तु, वह विषय वस्तु जो आगे चलकर मैंने वो जो शास्त्र की शिक्षा ही देगा। यही हमारा जो प्रत्यक्ष में जो व्यवहार है हमारा विद्यालय चलाने का, वो यही हो जाता है। और देश भर में करोड़ों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय चलते होंगे ना, तो उसमें भी स्वरूप तो शास्त्रीय अध्ययन ही है। भले उनको आता जाता नहीं है, वो अलग बात है, उसका कहीं उपयोग नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन दृष्टि तो वही है। आप क्यों अक्षर लेखन और 1 2 3 4 सिखा रहे हैं? क्या मतलब क्या है उसका? ऐसा प्रश्न भी नहीं निर्माण होता। उतनी मात्रा में वो अंदर जेहन तक उतर गया है। वो ब्रिटिशों ने जो मानसिकता में परिवर्तन किया, वो यहाँ तक कर दिया है कि नाउ नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन, अरे क्यों 1 से 10 तक और क्यों ये सब सिखा रहे हो? क्यों क ख ग घ सिखा रहे हो? क्या जरूरत है? ये प्रश्न तक नहीं आता। जबकि होता उल्टा है। वो बेचारा मोची का लड़का ना तो जूते बनाना सीखता है, ना इधर शास्त्र सीखता है। पकड़ पकड़ कर ले आओ, अपना व्यवसाय छोड़ छोड़ कर ले आओ। वो भेड़ बकरी चराने वाले को पकड़ पकड़ कर विद्यालय में भर्ती करो। ना तो वो भेड़ बकरी चराना सीखता है, ना उसको क ख ग घ और ह्रस्व दीर्घ का कोई पता चलता है, और उसको उसमें रस भी नहीं है। और धीरे धीरे मानसिकता ऐसे बदलती है कि भेड़ बकरी चराने का काम हेय है, जूते बनाने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खेती नहीं करनी चाहिए। ये तो 3 प्रकार का नुकसान हुआ। अब आप भी सोचो कि लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी के सामने बोलना क्या होता है? मैं तो हिम्मत करके आप सुन रहे हैं और बोल रही हूँ, लेकिन बोलो जरा कि विद्यालय में मत भेजो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब भेड़ बकरी की तरह तो विद्यालय में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं?
भेड़ जैसी एक गया तो पीछे हजारों जाती हैं, वैसे ही तो जा रहे हैं। तो नेताजी, मेरा शिक्षा में प्रश्न, मैं ये समझ में आया था ये, लेकिन जब हम्म, हम जब हम एक किसान को जो हाँ, खेती सिखाएगा, अर्थ का एक हम्म, एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे विभाग हो सकते हैं, लेकिन हो अगर सकते खेती का हैं। विभाग है और हम्म, खेती के विभाग के लिए जो आचार्य बनने चाहिए वो तो वही हैं जो खेती कर रहे हैं। उन बिल्कुल उन सही। किसानों की मानसिकता हमको आचार्य जैसी मानसिकता बनानी हाँ, होगी, अगर हाँ, वे अर्थकारी शिक्षा ऐसे लोगों हाँ, को देना चाहते हैं जो खेती सीखना चाहते हैं या सीखना चाहिए उनको। हाँ। तो अब उसकी व्यवस्था इसके लिए पुनरुत्थान हमारे के विचार में उसकी हाँ, व्यवस्था हाँ, कैसे कहाँ होगी? हाँ, हाँ, हाँ। हमारे हमारे यहाँ ये जब हम भारतीय व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो एक है कुटुंब व्यवस्था, दूसरी है कुटुंबगत व्यवसायों की व्यवस्था। वो आपका विषय आ गया ना यहाँ, जी। कि कुटुंबगत व्यवसाय है तो खेती सिखाने वाला तो पिता ही होता है, और उसका जन्म ही होता है, वो खेत की मिट्टी में ही बड़ा हो रहा है। खेत की मिट्टी के साथ उसका प्रेम का संबंध है, वही उसका पोषण है, वही वह इम्बाइब करता है। तो व्यवसाय तो सीख ही रहा है ना, उत्पादन करना सीख ही रहा है। उसके लिए विद्यालय नामक कोई औपचारिक संस्था की आवश्यकता नहीं है। वो खेती सीख रहा है, उसका आचार्य उसका पिता है। और उत्पादन के सारे व्यवसायों में आचार्य का काम माता पिता, दादा दादी, बड़ा भाई यही करते हैं, यही करते हैं। ये भी तो शिक्षा की बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो तो विद्यालय या विद्यापीठ या गुरुकुल, इनका काम क्या है? सही मानसिकता बनाए रखो। होती है, जब वो बनाए रखी नहीं जाती तब बिगड़ती है। जब उसके ऊपर आक्रमण होता है तो बिगड़ती है। आज आक्रमण के कारण से ही तो बिगड़ गई है। उससे उसकी रक्षा करने के लिए लोक शिक्षा, व्यास मुनि के प्रतिनिधि रूप आचार्यों की आवश्यकता है। वो शास्त्राध्ययन करने वाले और शास्त्रों का अध्यापन करने वाले नहीं होंगे, परंतु वो समाज की संस्कृति की रक्षा करने वाले और अर्थोत्पादन करने वालों को दृष्टि देने वाले, शस्त्र संचालन करने वालों को दृष्टि देने वाले ऐसे होंगे। तो आचार्यों का रूप रंग भी उस प्रकार से बदलेगा, विद्यालय का स्वरूप भी उस प्रकार से बदलेगा। तो आप खेत को विद्यालय बोलो, आप गौशाला को विद्यालय बोलो, आप दुकान बाजार को विद्यालय बोलो, आप उस माने शिक्षा की व्यवस्था करो। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सिखा रही है, अब उसमें भी इनोवेशंस होते हैं, उसमें भी रिसर्च होती ही है, सब होता है। तो तो ताई, पहला विजय। इसमें हाँ, हम्म, में जब हाँ हम जी, विचार करते हैं, जब हम पितामही हम्म, विद्यापीठ की बात करते हैं, जैसे हमने कई हम्म, सारे विद्यापीठों की बात करी थी, हाँ, है ना? हाँ, तो हाँ, हाँ इसमें जी, जब हम पितामही विद्यापीठ, तो ये हम्म, अर्थकारी शिक्षा इज हम्म, बिकमिंग ये उसका हिस्सा बन रहा है, पितामही विद्यापीठ बन का हिस्सा रहा, बन हाँ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कुटुंबगत शिक्षा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल हम्म। बन रहा है। इसलिए कुटुंबगत व्यवसाय तो पूरा कुटुंब वैद्य का कुटुंब होता है। उस घर में जन्मी हुई लड़की भी वैद्य बनती है अपने आप, और जब ससुराल जाती है तो वैद्य के परिवार में जाती है, तो वो अपने आप उसका हिस्सा बनकर समरस हो जाती है। और उसमें अर्थार्जन में कुटुंब के सभी सदस्यों की सहभागिता रहती है, कोई किसी का आश्रित नहीं है। आज जो लड़कियां पढ़ने के लिए बोलती है ना, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, अपने पांव पर खड़ा होना, ये अपने पांव पर क्या, अपने पांव पर तो सारे कुटुंब को खड़ा किया है। सबके सम्मिलित एक यूनिट है, तो पूरा व्यवसाय भी उस यूनिट का है। सब मिलकर ओन करते हैं, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। आज जैसे नौकरी करने वाला एक कमाता है
और घर में 4 लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है। आज तो आश्रित फॉर्म भरना है ना, तो आश्रितों में लिखा जाता है माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री, या आश्रित। अरे आश्रित है क्या? कुटुंब में कोई किसी का इस प्रकार से आश्रित होता है क्या? लेकिन नॉर्म्स बदल गए तो फॉर्म भी बदल गए, शब्दावली भी बदल गई। तो लोक कुटुंब शिक्षा को इंटीग्रेट ऐसे किया ही जाता है, शास्त्र शिक्षा और लोक शिक्षा को इंटीग्रेट तो किया ही जाता है, शास्त्र शिक्षा और कुटुंब शिक्षा को इंटीग्रेट तो किया ही जाता है। ऐसे इसी को कहते हैं इंटीग्रल वे ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स। काम रचना बनाने का और देखने का और समझने का समग्रता का दृष्टिकोण, समग्रता की दृष्टि। अब होता क्या है ना, हमारे जैसे लोग इतने काम में, माने फिजिकल काम में इतने डूबे हैं, शांति से बैठकर घंटों कोई चिंतन कर रहे हैं, दिनों दिनों चिंतन। चातुर्मास, हमारे यहाँ वर्षा के चातुर्मास में यात्रा निषिद्ध होती थी। बैठो एक जगह, करो चिंतन। हम चिंतन करते करते सो जाते हैं, क्योंकि काम करते करते इतने थके होते हैं। तो हमारे जीवन की जो रचना है, 24 घंटे के जीवन की रचना भी इंटेग्रल वे में नहीं होती है। पूरे एक वर्ष के 360 दिनों की रचना भी इंटेग्रल वे में नहीं होती है। इट इज एन अमेरिकन पद्धति। 5 दिन पशु की तरह काम कर कर करके कमाओ और फिर 2 दिन वीकेंड के वो सब खर्च कर डालो। मनोरंजन अलग, काम अलग, अर्थार्जन अलग, उपभोग अलग। वो पीस खंड खंड में भारत में कभी जीवन को या दिनचर्या को या जीवनचर्या को देखा नहीं जाता। तो भारतीय दृष्टि विकसित करने के लिए कुछ तो मानसिक बौद्धिक आराम होना चाहिए। हमको आराम कहाँ है? काम ही काम है, आराम तो है नहीं। आराम के दिन होते हैं तो वो तो सोने के होते हैं, घूमने के होते हैं, खाने के होते हैं और नई नई फिल्में देखने के होते हैं। चिंतन के लिए समय कहाँ है? तो ये राजेंद्र जी का प्रश्न है। हाँ जी। ओ हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हम्म। हाँ। आ, हाँ। हम्म। 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 हाँ। हाँ सही बात है। ये जो है ना, तीनों का तीनों का मिश्रण हो गया है। ये कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, ये शब्द ही कहाँ से आया है? हमने जाति को कम्युनिटी मान लिया, ग्राम समुदाय को कम्युनिटी माना। क्या है कम्युनिटी? शब्द ही उसमें पश्चिमी चिंतन की छटा है। पहले तो उसका रंग है। हम भारतीय मूल से विचार करने का प्रारंभ करें। इसलिए मैं ऐसे कुछ मामलों में तो एक्सट्रीमिस्ट हूं ही। मैं कहती हूँ हमको अंग्रेजी अल्फाबेट का ए भी नहीं आता है, ऐसा समझकर अब विचार करना शुरू करो। तो क्या हमारे पास शास्त्र नहीं है? हमारे पास संदर्भ नहीं है? हमारे पास परंपरा नहीं है? हमारे पास भारतीय बुद्धि नहीं है? सब कुछ है,
परंतु कंटेमिनेटेड शब्द है ना अंग्रेजी में, कंटेमिनेटेड बाय इंग्लिश, कंटेमिनेटेड बाय यूरोपियनिज्म, कंटेमिनेटेड बाय अमेरिकनिज्म, कंटेमिनेटेड बाय मॉडर्निज्म, ये कंटेमिनेशन है, उसको दूर करना बहुत कठिन जाता है, इसलिए सब मिश्रित हो जाता है। उसमें से ये आया भिक्षा और दान की घालमेल तो डोनेशन शब्द के कारण से हो ही गई है। स्पष्ट या प्रच्छन्न रूप से हम दान को भिक्षा ही बना देते हैं। अब इसके लिए क्या, कौन सी वृत्ति या कौन सा विचार जिम्मेदार है, ये भी एक बार स्पष्ट करने की आवश्यकता तो है। तो ऐसे भिक्षा दान कम्युनिटी लिविंग का मामला जरा विश्लेषण कर करके स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे हमारी कई बार मनु जी को पता है कि हमारा ऐसा मंथन भी होता ही है, हम जब साथ में बैठते हैं तब, और भी अधिक स्पष्ट होने की आवश्यकता है। और हम सबका करियर ऐसा रहा है कि वी हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वो तो हमारे साथ आएगा ही। उसका मैंने कई कपड़े ऐसे होते हैं, इसके पक्के रंग होते हैं, हम धोकर कितना धोएंगे, ऐसा तो होता है। तो उसके लिए जो तपश्चर्या करनी पड़ती है, उसका एक स्वरूप अलग होता है, परंतु ऐसी तपश्चर्या किए बिना न तो शुद्धि होगी सिद्धि होगी, ये एक है। दूसरा आपने कहा कि हम चिंतन के लिए समय नहीं निकालते हैं, ये तो है ही, कहाँ समय निकाल, मैंने हमारे जैसे बहुत प्रवृत्त लोग है ना, बहुत प्रवास करते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनको भी जरा आराम से बैठे तो स्वयं को कोसने लगते हैं, अरे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा होता है। तो हमारे सुरेश जी सोनी कहते हैं ना, भाई प्रवास करते करते थकने वाले अब बहुत लोग हैं, बैठे बैठे चिंतन करते करते थकने वाले लोग चाहिए हमको। चिंतन ही कर रहे हैं, ऐसे भी लोग चाहिए। तो बात तो ठीक है, भले ही 10-20% हो, परंतु चिंतन करने वाले लोग तो चाहिए, और आराम से चिंतन करना, आराम से चिंतन करने के लिए हम ऋषियों ने अपनी भौतिक आवश्यकताएं बहुत कम कर दी थी और डिपेंडेंसी बहुत कम कर दी थी। तो भिक्षा मांगकर खाओ, बस हो गया, और कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब चिंतन करो। हम चिंता अधिक करते हैं, चिंतन कम करते हैं, तो इसके लिए हमें समय निकालने की तो आवश्यकता है ही। वी आर इन नीड ऑफ दैट, ये तो है ही। और तीसरा आपने क्या कहा था? वो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, और ये कहा था ना। हम्म, 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 हम्म। हाँ, 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 आवश्यकता होने पर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा विश्वास। अरे भाई, लेखन वाचन ये कोई इतनी बड़ी बात है कि आएगा ही नहीं, इसके लिए वर्षों वर्ष इतना आप उसके पीछे बर्बाद करो। देखो, गुरुकुलों की शिक्षा होती थी, वो भी 12 वर्ष की होती थी। आज उसके दुगुना हम शिक्षा के पीछे समय, परिश्रम, पैसा, तामझाम, ये व्यवस्था वो व्यवस्था करके इतना करते हैं, तो भी उपलब्धि के लिए क्या है? ना तो इतना बुद्धि विकास होता है, न इतना मानसिक विकास होता है, न शरीर स्वास्थ्य कुछ बचता है, न संतोष हो जाए इतना पैसा कमाना होता है, न संबंधों में कोई सुधार आता है। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि तो है नहीं। और फिर विश्वास भी नहीं है कि हाँ, हम तो जहां जहां जाएंगे पैसा पैदा करेंगे, जो चाहेंगे वो सीख लेंगे, ऐसे सरलता से सीख लेंगे, सब कुछ हमारे लिए सुलभ भी होगा
और सुकर भी होगा, हम अच्छी तरह से कर लेंगे। इतना विश्वास नहीं, इतनी श्रद्धा नहीं, इतनी स्थिरता नहीं, यही सारी उपलब्धि है क्या? तो जब भी चाहे हम अक्षर लेखन तो सीख ही लेंगे, और पढ़ना भी सीख ही लेंगे, और उपन्यास पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, स्तोत्र गाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो ही जाएगा। खेती करते करते शास्त्र भी सीखे ही जाते हैं। खेती करते करते लोग अपनी स्थानिक बोलियों में भी भगवत गीता की रचना करते हैं और गाते भी हैं भजन मंडली में। उनको संस्कृत ही आनी पड़ती है ऐसा नहीं है। हमारे में ऐसी गामठी गीता, गीता माने गांव के लोग गाते हैं भजन मंडली में, वो गीता ही है। वो कहते हैं जोगी करहणियों ने भड़ अर्जणियों, अर्जुन का अर्जन हो गया, अर्जणियो हो गया। भड़ माने यत्र पार्थो धनुर्धरः माने वीर पराक्रमी, ऐसा भड़ कहते हैं। जोगी माने योगी, योगेश्वर। करहणियो कृष्ण का कर्षण हो गया, कर्षण का करहण हो गया, करहण का करहणियो हो गया। तो ये दोनों जहां साथ में होते हैं, अब आपको याद आता है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो मारू दलड़ू तो एम साख्य पूरे छे, मेरा मन कहता है ध्रुवा नीतिर मतिर मम, क्या त्या दाढ़ी उड़े घी चेड़ा। अरे वहां तो घी केला ही घी केला है, माने सब प्रकार की समृद्धि, वैभव, सुख, शांति सब कुछ है। मेरी तो यही कह रही है, तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो इसके लिए ये समझ में भी आता है, ये गाना भी है, भजन भी है। तो शास्त्र वहां तक पहुंचा ना, जीवन दृष्टि पहुंची ही है वहां तक। क्या नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। तो धर्म शिक्षा भी हो रही है, अनाज पैदा करने की शिक्षा भी हो रही है, वस्त्र बुनने की शिक्षा भी हो गई है, और वस्त्र बुनते बुनते जीवन की बुनाई भी हो रही है। इसको कहते हैं इंटेग्रल वे ऑफ लिविंग, इंटेग्रल वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। देखो, ये ये भिक्षा है, डोनेशन है। ये दान भी नहीं है शुद्ध रूप में, और भिक्षा भी नहीं है, ये प्रच्छन्न रूप में शुल्क ही है। हाँ, अब आपने अगर अपनी नीति ऐसी बनाई है तो आपको अधिकार है वो बनाने का। भाई